नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज परीक्षा मंथन के अंतिम प्रयास यानी बीपीएससी 67 की जितनी निचोड़ करके तैयारियां करनी है आपको, सारी तैयारियां आप कर डालिए क्योंकि बहुत ही कम शेष बचा है। बहुत ही मेहनत करनी है अपने को। जितना टाइम बचा है, एक एक सेकंड, एक एक पल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होने वाला है। तो तैयारी कीजिए बिना किसी रुकावट के। हमारा साथ आपके साथ है, हमारी गाइडेंस आपके साथ है। आप अपनी मेहनत को कीजिए और एक दिशा में कीजिए। हर दिशा में आपके साथ हमेशा साथ में खड़ा रहने वाला जो परीक्षा मंथन है आपके साथ हमेशा साथ ही है। तो खैर अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज हमारी छठी सीरीज है जिसमें हम लोग मॉडल क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे अपनी मैगजीन को, जो कि 67 के लिए 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स के लिए हाल ही में निकाली गई बुक है, उसको हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, हालांकि पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं डील करना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा छिप गया है, उसको हम लोग यहाँ से योजना परियोजना से डील कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका बैगनी क्रांति से है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैगनी क्रांति का संबंध किससे है। तो पहले मैं बता दूं, बैगनी क्रांति का संबंध आपके लेवेंडर की खेती से है, जो जम्मू कश्मीर के रामबन में हाल ही में स्टार्ट करने की बात की गई थी। देखिए बैगनी क्रांति ये जम्मू कश्मीर के सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार ने किया, जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में टोडा और रियासी जिलों की तर्ज पर बैगनी क्रांति की शुरुआत करने की योजना बना रही है, जिसमें 2021 में 500 से अधिक युवाओं ने मक्के की खेती से लेवेंडर की ओर स्थानांतरण करके अपनी स्थिति को सुधारा है और इसे बैगनी क्रांति के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी क्रांतियां फेमस है यहाँ पे, ये सारी क्रांतियां भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखते रहें। जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसके माध्यम से CSIR IIIM, जिसको IIIM भी बोलते हैं हम लोग, के अरोमा मिशन यानी अरोमा मिशन को इंग्लिश में भी अरोमा मिशन ही कहते हैं, इसके तहत लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। चलिए और सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। 2021 में जम्मू कश्मीर के टोडा जिले में पहली बार किसानों को मुफ्त लेवेंडर की खेती के लिए जितने भी संसाधन है वो प्रोवाइड किए गए, पौधे भी लेवेंडर के दिए गए और इसके पहल को सफल बनाने के लिए मुख्य रूप से 2 निकाय को जिम्मेदार माना गया, जिसमें भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान एंड जम्मू और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे CSIR के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इससे रिलेट करके और सारी जितने भी हमारी योजनाएं परियोजनाएं हैं। देखिए योजना परियोजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको पता है योजना और कुरुक्षेत्र, ये तो मैगजीन जो आती हैं, इसको निकाला ही इसीलिए जाता है ताकि आप मैक्सिमम स्कीम्स की, सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं उसके बारे में जान सकें। योजना का महत्व किसी भी तरीके से आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं, अगर प्रशासन में आप जा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको सही तरीके से समझ के लोगों को आप समझा सकें। तो देखिए जैसे यहाँ पे बात की गई है बैगनी क्रांति की, इसी तरीके से आपकी एक क्रांति होती है जिसे हम लोग बादामी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो बादामी क्रांति किससे रिलेटेड है? ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। कौन सा? झींगा उत्पादन से संबंधित हमारी बादामी क्रांति है। आपने एक श्वेत क्रांति का नाम सुना होगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? यह है आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित आपकी श्वेत क्रांति है। इसी तरीके से आपकी पीली क्रांति एक आती है, दलहनी से संबंधित है। बहुत सारी क्रांति से, सॉरी ये बादामी क्रांति आपकी झींगा नहीं, ये मछली सॉरी ये मसाले के उत्पादन से संबंधित है, इसको ध्यान में आप रखते रहेंगे। गुलाबी क्रांति जो है ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पे मैं डील कर दूं आपको, गुलाबी क्रांति जो है ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो जितनी क्रांतियां चलाई गई हैं, जितने भी नए रिवोल्यूशंस किए जा रहे हैं, ये सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे ताकि आपकी चीजें क्लियर होती चली जाएं। इसके बाद आपके जो टॉपिक को दिया गया है यह है आपका किसान ड्रोन। किसान ड्रोन अभी हम लोग समझेंगे, इसको क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन से भी समझेंगे, बट किसान ड्रोन जो इंपॉर्टेंट है आपका, फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को अपने खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव की मदद करने के लिए विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखा करके स्टार्टिंग की इसकी। इसमें होगा क्या, एक ऐसा ड्रोन बनाया जाएगा जिसमें बीज छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी ताकि हम लोगों को बहुत ज्यादा दूर चलना ना पड़ जाए, या फिर इसी तरीके से उसमें कीटनाशक के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी ताकि एक बराबर मात्रा में, एक समान मात्रा में वितरण हो सके। जिस कीटनाशक का यानी जिस पेस्टिसाइड का हम लोग छिड़काव यानी स्प्रेडिंग करना चाहें उसकी हो सके एकदम आसानी से। तो आधुनिक तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए, यानी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये सारी चीजों को स्टार्ट किया गया है। तो खैर अब हम देखते हैं अपने मॉडल क्वेश्चंस को। जैसे आपका नेक्स्ट मॉडल क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा किसान लोन योजना के तहत कितने किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया गया? यही है आपका मॉडल क्वेश्चन।
जस्ट वेट फॉर मिनट। ये किसान लोन नहीं है, किसान ड्रोन योजना है, ठीक है। तो किसान ड्रोन योजना की बात की गई है, उसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो किसान ड्रोन योजना के तहत कितने 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखा करके उद्घाटन किया गया है। इसमें ये सारी चीजें जितना कुछ जो मैंने बताया इसको आप लोग रिलेट करके इसका आंसर दे सकते हैं बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, कितने ड्रोन को, तो 100 ड्रोन को, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर। तो इसको आप लोग यहाँ पे लगा लेंगे अपने आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में स्त्री मनोरक्षा परियोजना किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय, तीसरा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, चौथा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जिसे पहले MHRD के नाम से जाना जाता था, और पांचवा ऑप्शन जो BPSC में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या है, और हमारा आंसर आपको पेज नंबर पे मिल जाएगा। हमारा कौन सा पेज नंबर 35 पे मिल जाएगा हमारी मैगजीन के, जिसमें लिखा हुआ है स्त्री मनोरक्षा परियोजना। हाल ही में स्त्री यानी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, मनोदशा के लिए इसमें क्या है, हाल ही में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने निमहंस, यानी निमहंस आपने नाम सुना होगा, निमहंस इसका फुल फॉर्म भी होता है इसका, बंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना यानी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना है, क्योंकि महिलाओं के बारे में देखते हैं आप लोग, बहुत सारी मेहनतें करने के बाद इनको पूरी तरीके से इजीनेस, मतलब जो भी आराम है वो पूरा रेस्ट नहीं मिल पाता है। इसके वजह से समुदाय और कार्यस्थल पर हिंसा का शिकार भी होती हुई महिलाओं को भी देखा जाता है, और इन महिलाओं को उनकी उम्र, वर्ग, जाति, शिक्षा की स्थिति, वैवाहिक स्थिति, जाति और संस्कृति की परवाह किए बिना सहायता प्रदान करने की इसमें घोषणा की गई है। इसमें क्या है, वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारियों की क्षमता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा किस तरीके से इसमें जैसे महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, इन सब चीजों के लिए जागरूकता फैलाई जाएगी नॉर्मली। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कौमी बोर्ड तरक्कियाती योजना ये कब प्रारंभ की गई थी? 2015, 2016, 2021, सॉरी 2017 या 2018? और पांचवा ऑप्शन क्या है ये आप सभी को पता है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है, क्योंकि आपको पढ़ना है बस पेज नंबर 35 पे हमारा जो लास्ट टॉपिक दिया हुआ है तरक्कियाती योजना, ये अभी भी चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि अभी केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मार्च 2022 से नवंबर 2023 तक के पूरे भारत में कौमी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का जियो टैग करने के लिए कवायद को शुरू कर दिया है। जियो टैग का मतलब होता है कि कोई भी, जितनी भी परिसंपत्तियां हैं अल्पसंख्यक आयोग की या फिर कौमी वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्तियां हैं उनको जियो टैग किया जाए, यानी जियोग्राफिकली उस पर टैगिंग की जाए कि वे चीजें कहां पे स्थापित हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। इस योजना के तहत 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी, किसकी, कौमी बोर्ड तरक्कियाती योजना की शुरुआत 2017 में। तो आंसर आपका सी हो जाएगा 2017। देखिए अनुमान लगाया गया है जिससे लगभग 2 लाख से ज्यादा संपत्तियों को पिछले 5 साल में जियो टैग किया गया था जो कौमी वक्फ बोर्ड से रिलेटेड थे। तो इसको आप रिलेट करके याद करते रहेंगे। तरक्कियाती योजना का मतलब यही है कि इनकी जियो टैगिंग करनी, और 2017 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है आपकी योजना से। भारत को पोलियो स्थानिक देशों की सूची से कब बाहर किया गया था? 2010, 2012, 2014 या 2016? और इसके बाद आता है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए आपका आखिरी टॉपिक यहाँ पे 26 फरवरी 2022 के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय पोलियो के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। पहले जो आप पल्स पोलियो ड्रॉप पीते थे 2 बूंद जिंदगी के, अब इसको वैक्सीन में भी चेंज कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 15 करोड़ से अधिक बच्चों को कवर किया जाएगा, इनकी वैक्सीनेशन की जाएगी, इनको पोलियो का टीका लगाया जाएगा यानी वैक्सीन लगाई जाएगी। 2012 में भारत को पोलियो स्थानिक देशों की सूची से बाहर निकाल दिया गया था, यानी आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। और 2013 में पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। दक्षिण पूर्व एशिया में जितने भी देश आते हैं उनको घोषित कर दिया गया था पोलियो मुक्त। लेकिन
1994-95 में ओरल पोलियो वैक्सीन के तहत 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे और अभी मैंने आपको बताया था, अभी आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी तो आपको याद होगा मैंने क्या बताया था। मैंने सिंपल सा बताया था जंगली पोलियो के बारे में। जंगली पोलियो के बारे में मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अभी भी जंगली पोलियो के केसेस देखे जा रहे हैं। आपसे एक क्वेश्चन है, अफ्रीका का कौन सा देश है जहां पे अभी हाल ही में जंगली पोलियो का केस देखा गया है? तो तुरंत आंसर कीजिएगा, अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में मैं देखना चाहूंगा आपके आंसर। एंड नेक्स्ट है, भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किया गया? सहकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? ये देखते हैं इसका आंसर क्या है और आंसर हमारे पेज नंबर 35 पे आ जाएगा। हमारी जो मैगजीन है भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए, सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए भाषा की मतलब कि लैंग्वेज से रिलेटेड है, लैंग्वेज सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बता दूं, इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा और इस पहल का उद्देश्य भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है। एंड माई गवर्नमेंट इंडिया और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे डेवलप किया गया और इस ऐप का उपयोग संविधान में अनुसूची 22 भारतीय भाषाओं का जो उपयोग किया जाता मतलब उपयोग किया जाता है। अनुसूची 8वीं अनुसूची जो हमारी है इसमें डील नहीं किया है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं। अनुसूचित जो 22 भारतीय भाषाएं हैं उनको डेवलप करने के लिए इसमें बातें की जाएंगी, ठीक है। तो कौन सा? आपकी 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं आप मैप देखेंगे, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। याद ना हो तो भी याद कराने के लिए मैं कभी क्लासेस चलाऊंगा, आपको करंट की क्लासेस में ये जरूर मिल जाएगा। 22 भाषाएं बड़ी ही आसान तरीके से याद करने की ट्रिक। इसमें मैं नहीं डील करना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा वीडियो की लेंथ पे थोड़ा टाइम लगेगा एंड मैं ये भी चाहता हूँ कि आपको ट्रिक से थोड़ी चीजें याद कराई जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो इसको स्टार्ट किसके द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये आप लोगों ने देख लिया। शिक्षा मंत्रालय का पहले क्या नाम हुआ करता था? MHRD, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ये आपका ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इससे रिलेट करके आप MHRD को देख लेंगे। अब शिक्षा मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया है, इसको रिलेट करेंगे। सहकारिता मंत्रालय सबसे नया बना हुआ मंत्रालय है, जिसको कौन लीड कर रहा है? तो अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, ये सहकारिता मंत्री भी बनाए जा चुके हैं। गृह मंत्रालय अमित शाह के ही अंतर्गत है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, इसके प्रेजेंट टाइम में मंत्री कौन है? अगर आपको याद हो तो बताएंगे, नहीं याद हो तो भी मैं बता दूंगा, चिंता ना कीजिएगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए जरूर कि आपका ओपिनियन क्या, आपका ऑप्शन मतलब कौन सा आंसर है उसको आप बताइएगा। राष्ट्रीय साधन व मेरिट छात्रवृत्ति योजना कब शुरू की गई थी? 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2015-16, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या है। आंसर आपके लिए इंपॉर्टेंट से ज्यादा हो जाता है, जितने भी ऑप्शंस हैं उससे भी आप रिलेट करके कुछ चीजों को जानते रहें। तो ये नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, जिसे हम राष्ट्रीय साधन व मेरिट छात्रवृत्ति के नाम से जानते हैं, ये योजना अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय साधन व मेरिट छात्रवृत्ति योजना की निरंतरता को फिर से स्टार्ट करने के लिए किया गया है। इसमें क्या है? वित्त वर्ष 2025-26 तक पात्रता मानदंड में न्यूनतम 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय सीमा को बढ़ाने के लिए अनुमोदन किया गया है। यानी कि जितने मेधावी छात्र हैं, जितने मेरिटियस स्टूडेंट हैं, उनकी आय सीमा को थोड़ी बढ़ाई जाए ताकि आर्थिक रूप से जो कमजोर मेधावी छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति दिया जाए और उनके बीच में जितने भी पढ़ाई की गैपिंग्स हो जाती है, उनकी स्टडी गैप हो जाती है, ये स्टडी गैप किसी भी तरीके से आगे जा करके ना हो, इस एम के साथ इसको आगे ले गया है। केंद्र सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2008-09 में इसे स्टार्ट किया गया था। सो योर आंसर विल बी 2008-09, यानी कि आंसर नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना कब लॉन्च की गई थी? 4 ऑप्शन: 2015, 2018, 2019, 2020। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये डेट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपसे, मतलब कुछ नहीं तो लगभग आपको ईयर्स तो मालूम ही होने चाहिए कब ये सारी चीजें स्टार्ट की गई थी। एंड बीपीएससी इन सारी चीजों में थोड़ा सा सख्त है, डेट्स वगैरह अक्सर ये पूछ लेता है, तो इसको आप रिलेट करेंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की बात की जाए, जिसको कि
PMSYM के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके रोजगार मंत्रालय के, देखिए क्या, श्रम और रोजगार मंत्रालय के डेटा को यूज करके इसको स्टार्ट किया गया था। एंड इस पेंशन योजना के तहत लगभग 46 लाख जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसे हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं, यानी जिनका डेटा वगैरह बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं रहता है, इनका रजिस्ट्रेशन किया गया था। और इस योजना के तहत भारत सरकार इसे कब लॉन्च की थी? इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, यानी 2019। PMSYM श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। सबसे पहले जान लीजिए, किसी स्टेट की योजना नहीं है। और ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसे हम भारतीय जीवन बीमा निगम के नाम से जानते हैं, और सामुदायिक सेवा केंद्रों, जिसे CSC के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसके माध्यम से इसको एग्जीक्यूट करने की शुरुआत की गई, मतलब इसके एग्जीक्यूट की गई। और LIC एंड पेंशन फंड मैनेजर की बात की जाए तो इनको रिलेट करके पेंशन भुगतान के लिए, इसके लिए उत्तरदायी इसको ठहराया गया है। किसको? LIC को और पेंशन फंड मैनेजर, यानी अगर इनको पेंशन देनी होगी, जितने भी ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोगों को रजिस्ट्रेशन किया गया है, तो इनको जो भी बीमा की सुविधाएं होंगी, यानी जो भी इनको इंश्योरेंस की सुविधाएं होंगी, इनको जो सारे दूसरे फंड की बात या फिर दूसरे पेंशन की बात की जाए, ये सारी चीजों के लिए इनको पर्टिकुलर विभागों को जिम्मेदारी दे दी गई है। इसमें क्या है, प्रत्येक अभिदाता को, यानी जिसमें जितने भी इसमें किसने रजिस्ट्रेशन कराया है, 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम यानी मिनिमम 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी इसमें। एंड इस पेंशन के बाद एक मतलब पात्रता की बात की जाए, क्या क्या पात्रता रहेगी, तो सबसे पहले तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का होना चाहिए, असंगठित वर्कर होने चाहिए, यानी सरकारी लोगों के लिए नहीं है ये। 15,000 रुपए या उससे कम की उनकी मंथली इनकम हो, और आयु उनकी यानी एज 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता यानी सेविंग्स अकाउंट, और आधार नंबर होना चाहिए इनका। असंगठित श्रमिक के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से देख लीजिएगा, जैसे रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर्स, मिड डे मील श्रमिक, हेड लोडर, ईंट भट्टा श्रमिक, ये सारी मतलब जितने भी हैं सबसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी जिनके लिए कोई भी पेंशन योजना, कोई भी बीमा योजना ये सब नहीं चलती है, इनके लिए सरकार ये योजना लेकर के आई है। तो रिलेट करेंगे आप, यानी आंसर आपका 2019 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय कैबिनेट के द्वारा कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन के लिए सांसदों की MP लैड्स फंड को कितने वर्ष के लिए रोक दिया गया था? आपको पता है कोविड-19 पैंडेमिक जब स्टार्ट होता है 2019 के बाद 2020 में पूरी तरीके से चरम पे आ गया था। तो इस समय 2 साल के लिए जितने सांसद हैं उनके फंड को, MP लैड्स जो फंड होता है, इसको रोक दिया गया था। आंसर आपका ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा हम देख लेते हैं। पेज नंबर 37 पे है आपका हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसे सॉरी ये नहीं है, इसके बाद हम लोग देखेंगे PM लैड योजना। एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, रिलेवेंट नहीं था, इस वजह से मैंने इसको डील नहीं किया, क्योंकि ये क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, PMGKAY वाली योजना थी। इसको क्या है, इसके तहत अन्न योजना को बढ़ा दिया गया था, 30 नवंबर 2021 से बढ़ा के 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया था। इसके तहत क्या है, फ्री राशन वगैरह बांटने की जो बात थी, उससे रिलेटेड चीज़ें थी, वो सब चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रह गई हैं, इस वजह से उसको मैंने यहाँ पे स्किप किया है। आगे हम लोग देखते हैं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसे हम MP लैड्स के नाम से जानते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बता देना चाहता हूं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिसे हम MP बोलते हैं, लोकल एरिया डेवलपमेंट जिसे हम लैड बोलते हैं, एंड S यानी स्कीम जिसे हम MP लैड्स के नाम से जानते हैं। फिर से बता दे रहा हूं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद सदस्य जिसे हम बोलते हैं, लोकल एरिया डेवलपमेंट यानी स्थानीय से क्षेत्र विकास, S माने स्कीम यानी कि योजना, इसको MP लैड्स स्कीम बोलते हैं। फुल फॉर्म भी याद करते रहिएगा। इसमें कैबिनेट ने भारत में कोविड-19 के प्रतिकूल, कोविड-19 में जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई, इसकी वजह से 2 साल के लिए इस फंड को रोक दिया था, और अभी फिर से इस फंड को स्टार्ट कर दिया गया है। 2020 में निलंबित किया गया था, और इसे जो है समेकित कोष यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, इसमें से समाहित कर दिया गया था, और इसे 2021-22 के शेष भाग के लिए फिर से स्टार्ट कर दी गई है, एंड 2025-26 तक इसको जारी किया जाएगा। इसके तहत होगा क्या, 2 करोड़ रुपए शेष अवधि के लिए दी जाएंगे 2021-22 में जो भी चीजें, हालांकि 5 करोड़ मिलता है, 2 करोड़ शेष अवधि के लिए दी जाएगी, क्योंकि 2022 तो स्टार्ट ही हो चुका है। प्रति सांसद की बात कर रहा हूँ, एक सांसद को इतने पैसे दिए जाएंगे लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए, और वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर के 25-26 के दौरान प्रति सांसद 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की दर से 2.5 करोड़ रुपए प्रति सांसद को 2 किस्तों में जारी की जाएगी। 6 महीने में एक किस्त 2.5 करोड़ की, दूसरे 6 महीने में अगले 2.5 करोड़ की किस्त ऐसे प्रोवाइड की जाएगी।
देखिए स्टार्टिंग इसकी 1993 में की गई थी। सांसदों के अपने निर्वाचन क्षेत्र में कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड नहीं आते थे, या फिर अपने हिसाब से कुछ अगर डेवलपमेंट को, जैसे कि जो भी उस एरिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, सांसद होगा, वही तो जानेगा क्या डेवलपमेंट करना है, तो इसके लिए इनको कुछ विशेष सुविधाएं इकोनॉमिकली हेल्प करने के लिए स्टार्ट की गई थी 1993 में। यही है एमपी लैट्स, जिसके बारे में आप लोगों ने अभी पढ़ा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रवासी कामगारों को बिना राशन कार्ड के राशन प्रदान करने के लिए किस योजना को प्रारंभ करने का आदेश दिया गया? 4 ऑप्शन है, सामुदायिक रसोई योजना, श्रमिक योजना, मुफ्त राशन योजना, रोजगार योजना, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आइए देखते हैं हमारी आंसर क्या है। तो प्रवासियों के लिए अभी हाल ही में सामुदायिक रसोई योजना की स्टार्टिंग की गई। हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसमें यह कहा गया कि किसी राशन कार्ड के मतलब जितने भी प्रवासी कामगार हैं, अगर उनके पास राशन कार्ड नहीं है तो बिना किसी राशन कार्ड के उनको राशन प्रदान करने के लिए और उनके लिए सामुदायिक रसोई योजना यानी कि कम दाम में उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए आदेश दिया गया। और भूख से मर रहे व्यक्ति को भोजन देना सरकार की जिम्मेदारी बताई गई। जैसे एनएफएसए कार्यक्रम के भी बारे में यहाँ पे डील किया गया था, जिसमें बताया गया था। और आपका आर्टिकल 47 भी तो आपको याद होगा, जिसमें हम लोग नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को निरंतरता पूर्वक जो उचित पोषण भोजन प्रदान कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी से सरकार छूट नहीं सकती है, चूक नहीं सकती है। सरकार इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार हो। तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन यहाँ पे दिया गया ताकि प्रवासी कामगारों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। हालांकि एक देश एक राशन कार्ड योजना, ये सारी चीजें इसमें हेल्पफुल थी, फिर भी ये सारी चीजें स्टार्ट की गई। आइए और सारी चीजों को हम लोग डील करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है ये हम देख लेते हैं। आंसर क्या हो गया आपका? सामुदायिक रसोई योजना। ओके, हाल ही में किस राज्य में मो स्कूल अभियान प्रारंभ किया गया? कौन सा? मो स्कूल अभियान। ये मो थोड़ा सा हट गया है, ठीक है। तो मो स्कूल अभियान क्या है? ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। और आंसर हमारा हो जाएगा ओडिशा। देखिए 14 नवंबर 2017 को बाल दिवस मनाया गया था और उस बाल दिवस में एक मुख्यमंत्री जो वहाँ के नवीन पटनायक है, राज्यपाल तो गणेशी लाल हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मो स्कूल अभियान की शुरुआत की थी। उड़िया में मो का अर्थ होता है माई स्कूल, ठीक है। माई स्कूल यानी मेरा स्कूल, ठीक है। तो मो स्कूल का अर्थ है माई स्कूल। तो मो स्कूल अभियान पूर्व छात्रों को उनकी मातृ संस्था और सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के आसपास के समुदाय को एक साथ लाने की एक अनूठी पहल है, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए। और राज्य में स्कूल जाने वाली कुल आबादी के 90% से अधिक छात्र राज्य के 58,265 छात्रों मतलब स्कूलों में से एक में शिक्षा प्राप्त करने में जो मो स्कूल अभियान में शामिल है उसमें शिक्षा प्राप्त करेंगे। एंड इस प्रकार मो स्कूल अभियान का उद्देश्य इन संस्थानों को जमीनी स्तर पर अधिक प्रभावशाली बनाना है। ब्रीफली मैं बता दे रहा हूँ चीजें क्या हैं। इसमें स्कूलों को एक साथ आपस में जोड़ने की बात की गई। देखिए क्या है, उनके पूर्व छात्रों की, ठीक है, पूर्व छात्र और उनकी मातृ संस्था और सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त जितने भी मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स हों या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड की जाने वाली स्कूल्स हैं, इन सारे स्कूल के आसपास के समुदाय को एक साथ ला करके जब बनाया जाएगा तो ये ग्रुप की तरह से काम करेंगे, जिससे स्टडी का स्ट्रक्चर यानी जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर होगा ये थोड़ा बेहतर होगा और उसमें रिजल्ट जो है अच्छा इंपैक्टफुल देखा जाएगा, ऐसी डिमांड की गई। तो ये ओडिशा की स्कीम है, इसको ध्यान में रखते रहिएगा, ठीक है। ओडिशा को हम लोग बहुत ज्यादा डील करते हैं अपने हम लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस में, आप लोग जरूर देखिएगा। ये हो गया आंसर नंबर ए। इसी में मैंने और सारे ऑप्शंस को भी डील किया, जैसे महाराष्ट्र में भी एक योजना शुरू हुई, इसको हम लोग देख लेते हैं हमारे अगले टॉपिक से रिलेट करके। तो अगला टॉपिक हमारा है पंढरपुर तीर्थ यात्रा परियोजना। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना की शुरुआत की जिसे हम लोग पंढरपुर तीर्थ यात्रा परियोजना के नाम से जानते हैं। क्यों स्टार्ट किया गया इसे? तो पंढरपुर शहर के संपर्क में सुधार लाने के लिए इस योजना को शुरुआत किया गया। एक तीर्थ यात्रा से संबंधित योजना है। इसकी आधारशिला के लिए 2 सड़क परियोजनाओं का आधार मतलब एक तरीके से नींव रखी गई, 2 सड़क परियोजनाओं की, क्योंकि वहां जाने के लिए सड़क यानी कि जो रोडवेज हैं कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बेटर नहीं थी। उस कनेक्टिविटी को आगे अच्छा बढ़ाने के लिए ये स्टार्टिंग की गई। उन्होंने श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग, जिसको कि NH 965 के 5 खंडों में से 3 खंडों को 4 लेन बनाने का शिलान्यास किया। देखिए क्या है, 5 खंडों में से 5 खंड, ठीक है। NH 965 के 5 खंड यानी कि 5 पार्ट्स को, और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग, इसको NH 965G के नाम से जानते हैं। यह है 965 और यह है 965G।
965G जो है इसके 3 खंडों को यानी 3 पार्ट्स को 4 लेन बनाने का शिलान्यास किया। एक हो जाएगा आपका 4 लेन, कौन सा 965G को 4 लेन बनाने के लिए, और जो 965 है इसको 6 लेन बनाने के लिए जो है इसको भी जो है मतलब 4 लेन बनाने के लिए इसकी जो स्टार्टिंग कर दी गई थी, तो इसको आप रिलेट करके याद करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर पालकी के लिए समर्पित पैदल मार्ग का निर्माण किया जाएगा। अब समझिए आप इसमें किया जाएगा, तीर्थ यात्रा है, पालकी को ले जाने के लिए विशेष रास्ता चाहिए, उसके लिए इसको एक विशेष प्रावधान किया गया जो कि महाराष्ट्र के गवर्नमेंट से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें मैक्सिमम देखा जाता है कि केंद्र सरकार के द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया है, केंद्र सरकार ने इसमें पूरी फंडिंग की है इस रोड को और ज़्यादा चौड़ा बनाने के लिए। आगे हम लोगों ने देखा यहाँ करीब 5 लाख से ज़्यादा हिंदू श्रद्धालु प्रसिद्ध पंढरपुर यात्रा में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। ठीक है, ये तो हमारा दूसरा ऑप्शन डील हो गया। तीसरा ऑप्शन यहीं पे आपका राजस्थान से रिलेटेड है। आइए तीसरे ऑप्शन में कौन सी योजना है, यानी राजस्थान की कौन सी योजना है, इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो राजस्थान की योजना है प्रशासन गांव के संग अभियान, यानी कि राजस्थान सरकार ने दूर दराज के गाँवों में सरकारी सेवाओं तक पहुंच करने के लिए, ताकि सबकी पहुंच सरकारी सेवाओं तक हो सके, 17 दिसंबर 2021 को एक प्रशासन गाँव के संग नाम के अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में होगा क्या, तो आवेदनों के मौके पर निस्तारण के लिए संबंधित जिला कलेक्टर की निगरानी में एक अभियान चलाया जाएगा, जबकि अभियान का उद्देश्य विभागों को निवासियों के करीब लाना है, सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लोग पास आ रहे हैं। बड़े शिविर पे, बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे जागरूकता प्रयास समय से पहले किए जा रहे हैं, ताकि नागरिक शिविरों में जो भी इंक्वायरी है, इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा सकें। ठीक है, और इसमें क्या है, डिजिटल प्रक्रियाओं से अपरिचित लोग भी इसमें लाभान्वित हो सके। अक्सर बहुत सारी स्कीम आती हैं, बहुत सारी प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन की स्कीम्स आती हैं, जिसमें गांव वालों को पता ही नहीं चलता है, और गांव वाले लोग शहर में यानी कि राजधानी में कभी कभी आते आते उनकी हालत खराब हो जाती है, और वो सारी चीज़ें जो उनको मिलनी चाहिए, जो उन्हीं के लिए स्टार्ट की जाती हैं, वो नहीं मिल पाती हैं। इसी के लिए ऐसी योजना की शुरुआत की गई, जिसे प्रशासन गाँव के संग अभियान कहा जा रहा है, जिसे हम लोगों ने किससे रिलेट किया, इससे हम लोगों ने रिलेट किया राजस्थान की गवर्नमेंट से, यानी ये राजस्थान की पर्टिकुलर एक स्कीम है, इसको आप रिलेट कर देंगे। 3 ऑप्शन हम लोगों ने डील कर लिया। उत्तर प्रदेश को हम लोग डील करेंगे अभी उज्ज्वला 2.0 योजना में, हालांकि इतने 3 योजनाओं को आप लोग डील कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डील करते हैं, फिर अगले हम लोग टॉपिक को डील करेंगे। ठीक है, हाल ही में टैली लॉ ऑन व्हील्स अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, न्याय विभाग, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हो सकता है कुछ लॉ स्टूडेंट्स हों जिन लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हो, बहुत अच्छे से पढ़ा हो, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस नाम को पहली बार देखा। देखिए, टैली लॉ ऑन व्हील्स अभियान अभी हमारे न्याय मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसमें होगा क्या, इसको हम लोग थोड़ा डील करें। इसमें आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, जो आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, 2022 की बात मैं कर रहा हूँ, इस समारोह में शामिल होकर के सप्ताह भर चलने वाले टैली लॉ ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई। इसमें 8 नवंबर से 14 नवंबर 2021 तक इसको चलाया गया, और 1 हफ्ते तक चलने वाले इस अभियान में जरूरतमंद लोगों के लिए डिजिटल कानूनी सशक्तिकरण द्वारा सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई। एंड इस अभियान के एक हिस्से के रूप में टेली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का उपयोग करके कानूनी सलाह और परामर्श लेने की आवश्यकता की गई, इसको महसूस किया गया। एंड इस अभियान में CSC ई-गवर्नेंस इसकी सहायता से आयोजित किया गया इसको। एंड CSC ई-गवर्नेंस पूरे भारत में 4 लाख से अधिक डिजिटल रूप से सक्षम CSC का एक नेटबंद है, एक तरीके से इनका ग्रुपिंग है, ये बोल सकते हैं, नेटवर्क से कनेक्टिविटी है, ताकि सभी लोगों को, मतलब मैक्सिमम लोग जिनको जरूरत है, उनको लॉ की पूरी जानकारी दी जा सके, इसके बारे में इसमें बताया गया। टैली लॉ ऑन व्हील्स अभियान। ओके, आइए और सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं जो रिलेट कर लेते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? न्याय विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो बड़ी आसानी से जान लेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा 600 करोड़ रुपए की लागत के साथ काशी कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, बहराइच, उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो बनारस यानी कि वाराणसी में ही इसकी स्टार्टिंग की जाएगी। देखिए,
अभी प्रधानमंत्री वाराणसी में निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की परियोजना का उद्घाटन करने के लिए गए थे। उस समय करेंगे था, इस समय उद्घाटन हो चुका है। 13 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया। शिलान्यास मार्च 2018 में ही किया गया था। 600 करोड़ रुपए की परियोजना है। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के लगभग 320 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा एक पक्का पैदल मार्ग बनाया गया है। देखिए था क्या, यहाँ पे हमारी गंगा नदी बहती थी, यहाँ हमारे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर था और बीच में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां और बहुत सारे घर थे। इन सभी लोगों को हटाने के एक तरीके से तो अवैध कब्जा था और इन सभी जितने भी पॉपुलेशन थी इन सभी को हटा करके बीच से एक कॉरिडोर की स्थापना की गई। यहाँ पे बीच से एक कॉरिडोर बनाया गया, इसी को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये पूरी जितने अतिक्रमण थे उसको हटाया गया, उनको हालांकि कंपनसेशन भी दिया गया और ये सारी स्टार्टिंग यहाँ पे की गई। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। यही है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर योजना जो कि वाराणसी में शुरू की गई। वाराणसी जो कि नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है और वहीं मंडुआडीह का नाम चेंज करके क्या नाम कर दिया गया, तो बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो इसको आप डील करके याद करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस यूनियन टेरिटरी से संबंधित है, यानी किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। इसको हम लोग यूटी पढ़ते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। और आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। देखिए अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया एक योजना जिसे पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जो हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, देखिए मतलब इंग्लिश में भी वही नाम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ही है, इसके मारुसुदर नदी के मोड़ का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। यानी वहां जाकर के नहीं, इसको वर्चुअली इसको उद्घाटन कर दिया गया। एक चीज समझ लीजिएगा कि पाकल दुल ये जो जल विद्युत परियोजना है यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसके निर्माण का काम चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है। इसके आगे जम्मू कश्मीर और राज्य विद्युत विकास निगम के द्वारा भी इसका निर्माण किया जा रहा है। यानी दोनों पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन बना के इसकी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। ये चिनाब नदी की प्रमुख नदी कौन सी है, मारुसुदर नदी। इसी से रिलेटेड जो यहाँ पे डील किया गया है, इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। CVPPL जिसको हम लोगों ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हम लोगों ने जाना, इसको जम्मू कश्मीर में निर्माण के लिए 3094 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का प्रभार दिया गया है। यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, पानी आ रहा है, टरबाइन घूमता है और उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। पेज नंबर 38 पे हमने इसको पढ़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और यहाँ पे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, यानी कि आपका बी ऑप्शन। ये योजनाएं जरूर याद रखिएगा, एरियाज और टाइम से ऐसे रिलेट करके आपकी योजनाएं परियोजनाएं लिखती हैं। ऐसी योजनाएं परियोजनाओं के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर हम बीपीएससी की बात करें, यूपीएससी में उसके अंदर की चीजों को पूछेगा तो उसके लिए भी आप तैयार होते रहिए, इसलिए अंदर की चीजों को मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए निरामय गुजरात योजना प्रारंभ की गई। 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, जो भी है ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन को आप लोग देखते रहिएगा एंड आंसर हो जाएगा आपका 30 वर्ष से अधिक। देखिए निरामय गुजरात योजना अभी स्टार्ट किया गया। 30 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं उनको निरोग रखने के लिए, उनकी हेल्थ सिक्योरिटी को पूरी तरीके से सिक्योर करने के लिए स्वास्थ्य योजना गुजरात के पालनपुर शहर से इसको स्टार्ट किया गया। उद्देश्य है गुजरात के 3 करोड़ से अधिक नागरिकों को कवर करना जो कि 30 ईयर से अधिक की एज रखते हैं और इनकी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क जांच और निःशुल्क जो दवा वितरण है इसकी सुविधा करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। इनमें देखा जा रहा है अक्सर, मतलब पूरे भारत में देखा जा रहा है, गुजरात में भी देखा जा रहा है कि डायबिटीज यानी मधुमेह, एनीमिया, कैंसर, हार्ट रेट मतलब हृदय गति की जो रोग होती है, हृदय रोग, रक्तचाप जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये सारी चीजों का पता लगाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त क्या है मतलब फ्री जो है जांच शिविर का आयोजन किया गया है ताकि इन सारे लोगों को एक निरामय कार्ड भी जारी किया जा सके। कितने लोगों में कितने तरह की दिक्कतें हैं, अक्सर लोग चेकअप नहीं करा पाते हैं। अमीर लोगों ने तो हेल्थ चेकअप करा लिया, कुछ लोग हेल्थ चेकअप नहीं करा पाते हैं, तो उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं। तो 30 वर्ष से अधिक एज लोगों के लिए इसको स्टार्ट किया गया।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उज्ज्वला योजना 2.0 का उद्घाटन कहां से किया गया? उज्ज्वला योजना फ्री सिलेंडर बांटने से संबंधित योजना है, इसको आप लोग जानते भी होंगे, समझते भी होंगे। उज्ज्वला पहली जो मतलब उज्ज्वला योजना जो शुरुआत की गई थी पहले, उसको बलिया से लॉन्च किया गया था, लेकिन उज्ज्वला 2.0 योजना का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है हमारे महोबा जिले से। तो इसको हम लोग रिलेट कर लेते हैं हमारे पेज नंबर 38 का जो आर्टिकल दिया हुआ है, जिसमें बड़े ध्यान से लिखा हुआ है उज्ज्वला योजना 2.0। 10 अगस्त 2021 को नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका आयोजन किया। इसमें उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण जो है इसकी स्टार्टिंग की गई। इस परियोजना के तहत 1 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन, गैस सिलेंडर जिसको मैंने बोला, एलपीजी कनेक्शन फ्री में दिया जाएगा। और इसके तहत जो भी लाभार्थी हैं इसको न केवल मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मिलेगा, बल्कि साथ में पहला रिफिल और हॉट प्लेट भी मुफ्त मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके बारे में और सारी चीजें आप लोगों ने सुना ही होगा। 1 मई 2016 को इसकी स्टार्टिंग बलिया जिले से की गई थी उत्तर प्रदेश के। उस समय 5 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिला सदस्यों को फ्री में एलपीजी कनेक्शन देने का एम रखा गया था। और अभी कितना रखा गया है? तो अभी इस बार का लक्ष्य कौन सा रखा गया? देखिए यहाँ पे करीब 1 करोड़ परिवारों को लक्ष्य रखा गया है कि इनको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते रहेंगे। 5 करोड़, अब ये जो है 1 करोड़ इसमें लक्ष्य रखा गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर महोबा हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की घोषणा कब की गई थी? तो डिजिटल मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2020, 26 जनवरी 2021, 15 अगस्त 2021 या 26 जनवरी 2020, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसे हम लोग इसी नाम से जानते हैं इंग्लिश में भी, सितंबर 2021 में नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की थी। एंड इस स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य, एम क्या था? सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, एंड इससे आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो स्वास्थ्य कार्ड तक पहुंचने में सहायता करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड भी इसमें जारी कर दिया गया था। इसमें व्यक्ति का पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड जो है दर्ज होता रहता है। एंड इस स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिसे हम एनएचए के नाम से जानते हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की बात यहाँ पे की जा रही है, और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम एबी पीएमजे के नाम से जानते हैं, इसका नाम यही है, इंग्लिश में भी यही होगा, ध्यान में रखते रहेंगे। ठीक है। एंड आयुष्मान भारत की एक प्रमुख योजना है जिसमें सार्वभौमिक कवरेज, यानी कि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की गई है, इसके यूएचसी इसको बोलते हैं, इसके दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य नीति बनाई गई 2017 की नेशनल लेवल पे, और इसकी सिफारिश के अनुसार इसको स्टार्ट किया गया। 15 अगस्त 2020 को लाल किले से इसकी जो है अनाउंसमेंट की गई थी। तो 15 अगस्त 2020 विल बी योर राइट आंसर, यानी कि आपका कौन सा आंसर नंबर ए हो गया आपका सही ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया? लॉजिस्टिक्स यानी कि जो हमारा माल ढोने से संबंधित जो गाड़ियां होती हैं उसको कम करने के लिए हाल ही में गति शक्ति योजना की स्टार्टिंग की गई थी। हम लोग यहाँ पे इसको रिलेट भी कर सकते हैं। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल से रिलेटेड है, इंडियन रेलवेज की ये योजना है। इसमें क्या किया गया था? लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए समन्वित और बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन परियोजनाओं को स्टार्ट करने की बात की गई थी। इसके लिए एक स्पेशल ट्रैक को बनाया गया था, कुछ स्पेशल स्टेशन को बनाया गया था, जहां पे सिर्फ कार्गो टर्मिनल्स के लिए ही बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब इसको क्या है, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान के रूप में लॉन्च किया गया था। होगा क्या, गति शक्ति योजना के तहत जितने भी कार्गो टर्मिनल्स या जितने भी मालगाड़ियां हैं उनके लिए स्पेशल रूट प्रोवाइड किया जाएगा, स्पेशल स्टेशन होंगे, ताकि जल्दी से जल्दी समय में ये चीजें पहुंच जाएं, ताकि सड़ने गलने वाली चीजें सड़गल ना पाएं, और चीजें जल्दी से जाएंगी तो ज्यादा उसमें बचत भी होगी। इस योजना का उद्देश्य कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाहों पर टर्न अराउंड समय को कम करना है। एक और चीज मैं बता दूं, इसमें जो पटरियां, मतलब एक तरीके से पहले जितनी लंबी मालगाड़ियां होती थी, अब और ज्यादा मालगाड़ियों के डब्बों को इसमें ऐड किया जाएगा। यही है आपका गति शक्ति मास्टर प्लान, और इसका लक्ष्य है 11 औद्योगिक गलियारों को, यानी कि जो इकोनॉमिक जो आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होते हैं इसको, और 2 नए रक्षा गलियारे यानी डिफेंस की कॉरिडोर जो है, एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में, इसको बनाना है ताकि हर जगह पे पूरी कनेक्टिविटी बनाई जा सके। सड़कों का एक पूरा जाल बनाने के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग की गई है, जिसमें 2 लाख किलोमीटर तक विस्तारित किया जाएगा। इसकी नेटवर्क को, जो नेशनल हाईवेज होती है उसके नेटवर्क को। 200 से अधिक नए हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम का निर्माण करना भी इसमें शामिल है।
तो ये तो योजना हो गई आपकी गति शक्ति योजना। एक और योजना यहाँ पे दी हुई है स्माइल योजना। ये स्माइल योजना क्या है, इसको हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। तो देखिए स्माइल योजना भी हाल ही में स्टार्ट की गई सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इसके तहत जो मतलब आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के समर्थन, देखिए इंग्लिश वाले पढ़ लीजिए, सपोर्ट फॉर देखिए क्या है, मैग्नलाइजेशन इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज, जिसे हम स्माइल के नाम से जानते हैं। इसके नाम की योजना स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिए एक योजना और एक उप योजना को भी शामिल किया गया है। देखिए भारत में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है भिक्षावृत्ति पूरी तरीके से क्राइम है, इसको क्राइम की श्रेणी में रखा जाता है, इसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन भिखारियों और ट्रांसजेंडर के लिए और ज़्यादा कुछ ऑप्शंस होते नहीं हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी इन्हें अपनाती नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इन्हें एक स्पेशल मतलब व्यवस्थाएं देनी शुरू की है, जिसके तहत जो ट्रांसजेंडर्स हैं और भिखारी हैं इनके लिए मतलब दोनों योजनाओं को पहले तो मिला दिया गया और फिर एक नई योजना बनाई गई, जिसमें राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज है हमारे, वहां के जितने भी शहरी स्थानीय निकायों के पास जितने भी आश्रय गृह हैं, उनको भिक्षावृत्ति वाले जितने भी लोग हैं उनको रहने के लिए पुनर्वास को सुनिश्चित किया जाएगा। कुछ काम दिए जाएंगे वहां पे करने के लिए, हैंडक्राफ्ट या जो भी कुछ हो, और उनसे रिलेटेड उनको रहने की जगह भी दी जाएगी ताकि उनको भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। हालांकि आदत बड़ी चीज होती है, कब तक छूटेगी ये बात अभी देखा जाएगा। अनुमान की बात की जाए तो यहाँ अनुमान लगाया गया है कि लगभग 60,000 सबसे गरीब व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लाभान्वित इसमें किया जाएगा। आइए नेक्स्ट हम ऑप्शंस को देखते हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन में हमारा लिखा हुआ है कौन सा, यहाँ पे लिखा हुआ है निरामय। ये सारी योजनाओं को तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार 2022 तक किस राज्य में सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गांव हैं, यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री। ओपन डिफेक्शन फ्री गांवों का मतलब क्या होता है, जहां पे खुले में शौच मुक्त गांव है, इसे ओडीएफ प्लस बोलते हैं। खुले में शौच और मूत्र मुक्त गांव जिन्हें बोलते हैं उसे ओडीएफ डबल प्लस लगा देते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रख करेंगे। ये सबसे ज्यादा कहां पे है, ये सबसे ज्यादा आपका तेलंगाना में दिखाई देंगे। तेलंगाना में सबसे ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पे ओडीएफ प्लस गांव हैं, इसको ध्यान में रखते रहिएगा। ठीक है, सॉरी ओडीएफ बोलते हैं ओपन डिफेक्शन फ्री, ओपन एंड ओडीएफ प्लस होता है खुले में शौच और मूत्र दोनों को, ठीक है, रिलेट करेंगे। तो ये तेलंगाना है, आपका आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा गांव यहीं पे हैं जो कि ओडीएफ फ्री हैं। दूसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु आता है, तीसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश आता है। बिहार की हालत इसमें भी बहुत खराब है, तो इसको हम लोग यहाँ रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे रिलेट करके हम लोगों ने बताया। ठीक है, आइए हम लोग इसमें देख लेते हैं जो हमारी मैगजीन में भी डील किया गया है इससे रिलेटेड। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 स्टार्ट किया गया, जिसमें 2 अक्टूबर 2021 को पीएम मोदी ने स्वच्छ मिशन शहरी, जिसे WM अर्बन, कौन सा, ये हम लोग बोलते हैं स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी यानी अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है, अर्बन से रिलेटेड है। इसके दूसरे चरण का स्टार्टिंग किया गया। इसमें क्या चीज है, तो इसमें 1.41 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2021 से 2026 तक 5 वर्षों में इसे स्टार्ट किया जाएगा। इसमें खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ बनाने, मतलब जितने भी शहर हैं उनको ओडीएफ मतलब मुक्त बनाया जाए, और ठोस कचरे को 100% वैज्ञानिक अनुबंध सुनिश्चित करके 2 अक्टूबर 2014 को WMU का पहला चरण स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ओडीएफ से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए शहरों की कार्यवाही और जो स्वच्छता की बात की गई है, तो स्वच्छता को यहाँ पे आगे लाया गया है। क्योंकि गांधी जी हमेशा स्वच्छ भारत की बात करते थे, तो स्वच्छ भारत की बात के लिए इसी वजह से इसे 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया। रिलेट करते चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केंद्रीय, ये हमारे रिलेटेड है कहां से, ये हमारा है केंद्रीय सरकार के द्वारा हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए किस योजना को हाल ही में प्रारंभ किया गया। तो पानी की भरपूर योजना क्या है, पानी की भरपूर पहुंच सब तक हो सके, सबके घरों में पानी की पहुंच हो सके, इसके लिए 4 योजनाओं का नाम अमृत मिशन, उड़ान योजना, पीएम कुसुम योजना, पीएम पोषण 2.0। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है, और आंसर मिल जाएगा हमारे पेज नंबर 38 पे ही मिल जाएगा आपको। देखिए पेज नंबर शायद 40 पे मिल जाएगा। ठीक है, ये कौन सी योजना है आपकी, अमृत मिशन है। अमृत मिशन, जिसे अमृत मिशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसके कायाकल्प पे शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन के दूसरे चरण का भी यहाँ पे स्टार्टिंग की गई। इसमें किया क्या जाएगा, तो इसमें हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ सभी नल तक पहुंच को सुनिश्चित किया जाएगा, यानी सभी लोगों तक पानी की बराबर पहुंच को बनाया जाए। इसके लिए इसकी स्टार्टिंग जून 2015 में की गई थी। अमृत 2.0 का लक्ष्य है 4,700, लगभग 4,700 शहरी
स्थानीय निकाय में सभी घरों में पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए ताकि सब तक जल पहुंच सके। ये रिलेट करिएगा। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लोग हैं इसको प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भर भारत की पहल को बढ़ावा देना है। ट्रिपल मॉडल आप लोगों ने सुना होगा, मैंने पिछली क्लासेस में भी उसको डील किया था इकोनॉमी वाले सेक्शन में, तो उसको आप यहाँ पे रिलेट करके देख लेंगे। उसको प्रोत्साहित करने के लिए इसकी जो है स्टार्टिंग की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, तो आपका अमृत मिशन हो जाएगा। ये एक और ऑप्शन है आपका उड़ान योजना। ये क्या है आइए देख लेते हैं। तो उड़ान योजना के बारे में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो उड़ान का मतलब क्या होता है, उड़े देश का आम नागरिक, UDAN, यानी कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी हवाई जहाज में सफर कर सके। इसके लिए जो एरोप्लेन्स की ट्रेवलिंग की जो कॉस्ट थी उसको बहुत ज्यादा कम कर दिया गया था, इसी को उड़ान योजना कहा गया। और इसमें पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत उत्तरी पूर्वी भारत की हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार करते हुए 6 मार्गों को हरी झंडी अभी हाल ही में दिखाया था 21 अक्टूबर 2021 को। एंड इसमें योगदान क्या थी, इस योजना में योगदान के मद्देनजर 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस भी घोषित किया गया है। तो ये डे बहुत ध्यान में रखते रहिएगा। उड़ान दिवस कब है, 21 अक्टूबर को। क्यों, क्योंकि 21 अक्टूबर को ही हरी झंडी दिखाई गई 6 मार्गों को, जो कि कहां से, उत्तर पूर्वी भारत की तरफ, जो कि ट्रैवलिंग करेगी, जो कि हमारी हवाई ट्रैवलिंग होगी। इसको आप रिलेट करके याद कर लेंगे। आइए और सारी चीजें देखें। हालांकि बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिसको आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आप उसमें आसानी से पढ़ लेंगे। एक और ऑप्शन है यहाँ पे PM कुसुम योजना। PM कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ये भी आपकी जल से संबंधित है। जल की क्या, जो हमारी पंपिंग सेट्स यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह होती हैं खेतों में लगाने के लिए। देखिए, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने, केंद्रीय ऊर्जा, नवीन ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने अभी हाल ही में PM कुसुम योजना की समीक्षा की। उन्होंने सरकार के कृषि संबंधी कार्यों के लिए सौर पंप अपनाने के वायदों की पुनः पुष्टि की। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, PM कुसुम योजना के तहत सबसे पहले तो पूछ लेगा सबसे ज्यादा सौर पंप, सोलर पंप लगाने वाले राज्य कौन से हैं, तो आपका हरियाणा फर्स्ट नंबर पे, पहले ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा इसका अगर उद्देश्य पूछ लिया तो उद्देश्य यही है कि सौर पंप अपनाने के कवायद को बहुत ज्यादा तरीके से बनाना है, यानी कि जो हमारे कृषि संबंधी कार्य हैं उसके लिए सौर पंप, यानी कि ऐसे पंप जो सोलर एनर्जी से चलें, इसकी स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। इसकी स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। मिशन पोषण 2.0, इसको भी हम लोग यहीं पे डील कर लेते हैं, हमारा चौथा ऑप्शन है। तो एक क्वेश्चन से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करते चले जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से चीजें आए तो उसको हम लोग यहाँ पे डील कर लें। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर मिशन पोषण 2.0। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है हमारी, जिन्होंने 1 फरवरी 2021 को आम बजट एक तरीके से प्रस्तुत किया था। आम बजट, हमारा जो बजट था इसको प्रस्तुत किया था, और इसमें पूरक पोषण कार्यक्रम यानी कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इसके तहत पोषण अभियान का विलय करते हुए इसमें 2 अभियानों का विलय किया, एक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और दूसरा कौन सा, हमारा पोषण मिशन जो था। इन दोनों को मिलाते हुए पोषण 2.0 यानी मिशन पोषण 2.0 इसकी शुरुआत की। इसमें होगा क्या, इसमें पोषक तत्वों को बढ़ाने के साथ साथ इनकी आपूर्ति, पहुंच और परिणाम को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को आपस में मिला दिया है, जिसे पोषण 2.0 योजना के नाम में हम लोग जानते हैं, इसके रूप में हम लोग जान रहे हैं। अभियान का क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, पहली चीज। और राष्ट्रीय पोषण मिशन है क्या, तो 2018 में यानी 18 में इसे राजस्थान के झुंझुनू से स्टार्ट किया गया था। इसको आप रिलेट करते रहेंगे। और मुख्य उद्देश्य बच्चों और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं इनके लिए जो फीडिंग यानी स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती हैं इनके लिए पोषण संबंधी जितने परिणाम हैं उनको सुधार लाना है, ताकि बहुत सारी मतलब पोषण नहीं मिल पाता है तो बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, उन सारी बीमारियां, उन सारे वायरसेस को कम करने के लिए इस मिशन को चलाया गया, तो ध्यान रखेंगे। लास्ट ऑप्शन हमारा, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है हमारा, इसको हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। आपके सामने ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो देखिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत अभी 6 राज्यों में इसकी स्टार्टिंग की गई। 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट LHP जिसे हम लोग बोलते हैं, इसकी नींव रखी गई। इस योजना के तहत PM मोदी ने कौन से 6 राज्य, अगरतला, देखिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, झारखंड की राजधानी रांची, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर एंड मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है, मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, एंड गुजरात के राजकोट में, और तमिलनाडु के चेन्नई जो कि तमिलनाडु की कैपिटल भी है, यहाँ पे लाइट हाउस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की
इसके शिलान्यास किया, आधारशिला रखी। एंड इसके तहत शहर में इस तरह के 1000 लगभग 1000 आवासों का निर्माण किया जाना है, जिसे 1 साल के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया। ये प्रोजेक्ट है क्या, तो देख लीजिए। इसमें केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में इसको स्टार्ट किया गया। एंड इसमें लोगों के स्थानीय जलवायु और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किए जाते हैं। इसमें क्या है, जिन राज्यों को चुना गया है उसमें ये सारे 6 राज्य हैं जिनको मैंने अभी गिनाया, आपका त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। इसमें किया क्या जाएगा, बने बनाए घर दिए जाएंगे, बने बनाए घर बनाए जाएंगे। और इन बने बनाए घरों की स्ट्रक्चर भी कुछ नए तरीके की है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे। इसमें पहले से घरों को कहीं और बना दिया जा रहा है, यानी कि घर आपकी स्ट्रक्चरिंग यहाँ पे ऐसे कई सारे ब्लॉक्स बना दिए गए, एक फ्लोर यहाँ बना, एक फ्लोर यहाँ बना, एक फ्लोर यहाँ बना। फिर इसे जेसीबी से उठा करके एक के ऊपर एक ऐसे सेट करके रख दिया जा रहा है, यानी बने बनाए घरों की तरीके से। इसके सभी चीजें अलग अलग पोर्टेबल आ रहे हैं, जिनको कि ले आकर के लगा दिया जा रहा है और फिर उसको फिक्स कर दिए जा रहे हैं। यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से घर बनाने की इसकी स्टार्टिंग यहाँ पे की गई, जो कि भूकंप रोधी भी है पूरी तरीके से और बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली भी है। तो इसको स्टार्ट यहाँ पे किया गया था, लाइट हाउस प्रोजेक्ट। इससे रिलेटेड आपको एक हमारे सर ने जो कि अभी निबंध पढ़ा रहे हैं, आपको इससे रिलेटेड निबंध भी मिल जाएगा हमारी ही चैनल पे, बड़ी आसानी से इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। और जो हमारा एक पॉइंट बच गया था इसको मैं बता दूं, मनरेगा कार्यक्रम के बारे में, जिसके बारे में आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नामकरण किया गया था मनरेगा के नाम पे। इससे पहले ये नरेगा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गरीब लोगों को 100 दिन की गारंटी युक्त जो रोजगार है इसको प्रदान करने की इसमें बात की गई थी। पूरा पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा, लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा। इन योजनाओं से थोड़ा जुड़े रहिए, चीजों को जानते रहिए, चीजों को समझते रहिए, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से भी ज्यादा बेहतर हो सके। हमने जो लक्ष्य ठाना है अंतिम प्रयास, ताकि बीपीएससी 67 का जो रिजल्ट है इसको बेहतर से भी ज्यादा बेहतर किया जा सके, उसमें आप लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जय हिंद, भारत माता की जय।